हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, यह जो वीडियो की श्रृंखला है, इसी के खंड का 5वां पार्ट है यह। और इसके पहले हमने सीआरपीसी की 4 वीडियो के माध्यम से कुल 200 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है और यह जो है 5वां पार्ट है और इसमें अभी 50 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो हमारे 50-50 प्रश्नों के माध्यम से हम आपको इस पूरी जो श्रृंखला है, उसको प्रोवाइड कराएँगे और आप जो है अपने साथ बीआरएड को रखते हुए इन सभी जो प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे, तो निस्संदेह जो है आपको इसमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। इसके पहले हमारे चैनल पर आपको आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टार्ट, जूरिस्प्रूडेंस जैसे सभी जो विषय हैं जो कि पीसीएसजे और एपीओ के सिलेबस में रहते हैं, उनकी पूरी श्रृंखला मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक-एक विषय को पूरा अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं और आप अपनी प्री के साथ-साथ मेंस की भी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहें तो आप हमको अपनी मेंस की तैयारी के लिए तो आप हमको कमेंट करके हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मिनिमम फीस में आप हमसे पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न। जैसा कि हमने देखा है कि यह 5वां पार्ट है, इसके पहले हमने 4 पार्टों को सॉल्व कर लिया है और अब यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि सीआरपीसी की धारा 145 का उद्देश्य क्या है? तो अध्याय 9 जो है अध्याय 10 के अंतर्गत लोक शांति से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब इसी के अंतर्गत धारा 144 तक हमने पढ़ लिया है। अब 145 को देखेंगे। 145 के अंतर्गत जो है प्रावधान ये है कि जहां भूमि या जल से संबंधित विवादों से शांति भंग होने की संभावना है, वहां पर प्रक्रिया कैसे होगी या क्या होगी। तो यहाँ पर पूछा है कि 145 का उद्देश्य क्या है। तो 145 का उद्देश्य यह है कि शांति भंग होने से रोकना। और शांति भंग किससे संबंधित हो सकती है, तो वह भूमि से या जल से संबंधित अगर कोई विवाद है उससे हो सकती है। इसके बारे में आदेश कौन जारी करेगा, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कब जारी करेंगे, जबकि पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर, अन्य सूचना पर उनका समाधान हो जाता है कि ऐसी जो कोई उनके क्षेत्र में भूमि है या जल है जहां से जो है विवाद उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि सीआरपीसी के अध्याय 8 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो यह निर्णय था मधुलिमय बनाम एसडीएम मुंगेर और इसी केस में सीआरपीसी की धारा 144 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी और निर्णय दिया गया कि यह धारा संवैधानिक है। इसमें क्या था कि 144 के अंतर्गत न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति है। तो यह अध्याय अब 8 देखते हैं, यह किससे संबंधित है। तो इसके अंतर्गत धारा 106 से लेकर 124 तक के प्रावधान हैं, जिसमें परिशांति बनाए रखने और सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग की जाती है। नेक्स्ट है, धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है, न कि स्वत्व का निर्धारण करना। स्वत्व का निर्धारण करना कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है। लेकिन 145 के अंतर्गत जहां भूमि से संबंधित या जल से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करता है कि उस शांति भंग को रोकने का प्रयास करता है। यह निर्णय पूछा गया है, तो यह निर्णय दिया गया भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून का केस है और कब का है, तो 2001 का मामला है ये। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही निम्न में से किसकी रिपोर्ट पर प्रारंभ की जाती है। तो 145 के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यवाही करता है, लेकिन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर या अन्य सूचना पर। तो इसके अंतर्गत जो है किसकी रिपोर्ट पर, तो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर। नेक्स्ट है, धारा 145 के अधीन आदेश निम्न के संदर्भ में दिया जा सकता है। तो 145 के अंतर्गत आदेश जो है यह कोई भी संपत्ति नहीं होती है, बल्कि भूमि या जल की जिसके अंतर्गत फसलें व भूमि की उपज या भूमि का लाभ भी शामिल है। तो इसके संबंधित जो है यहाँ पर विवाद होता है और इसी विवाद से आदेश जो शांति भंग है उसकी संभावना होती है, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत एक पक्षकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 145 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो यह जो है प्रार्थना पत्र धारा 145 का जो 5वां खंड है उसके अंतर्गत दिया जा सकता है।
अब इसमें प्रावधान क्या है कि इस धारा की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि जो विवाद है अब वह वर्तमान नहीं रह गया है या वह समाप्त हो गया है, तो मजिस्ट्रेट उक्त आदेश को रद्द कर देगा। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो पक्षकार हैं वह यह दर्शित कर देते हैं कि साहब अब जो विवाद था हमारा वह समाप्त हो गया है और 145 के तहत जो कार्यवाही है अब उसको समाप्त की जानी चाहिए। तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट का अगर समाधान हो जाता है तो वह उस विवाद को समाप्त कर देगा या कार्यवाही को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल संपत्ति पर झगड़े के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक दंडाधिकारी सीआरपीसी की धारा 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पहले कितनी अवधि पर विचार करता है। तो जब मजिस्ट्रेट के समक्ष यह मामला जाता है कि कोई इस तरह का विवाद है किसी अचल संपत्ति या जल से संबंधित और उससे शांति भंग होने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में वह लिखित आदेश जारी करेगा कि निर्दिष्ट समय और स्थान पर जो पक्षकार हैं वह उसके समक्ष हाजिर हों और अपने कब्जे के बारे में अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। इसके अलावा यहाँ जो चौथा खंड है इसका 145 का, उसमें यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख से जबकि उसको सूचना प्राप्त हुई है ठीक पूर्व 2 महीने के अंदर या उसके बाद उस पर जो है बलपूर्वक बेकब्जा किया गया है, अर्थात 2 महीने तक उस पर कब्जा उसका था और उसके बाद उसको बलपूर्वक या सदोष तरीके से उसको हटा दिया गया है, तो वह मानकर चलेगा कि उसका जो कब्जा है वह अभी भी है। तो यहाँ पर वह विचार करेगा कि 2 माह पूर्व वहां पर जो है कब्जा किसका था। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 145 के अधीन अचल संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है। तो यहाँ पर वास्तविक कब्जा किसका है, क्योंकि हक जो है यह निर्णय न्यायालय करता है, वास्तविक कब्जे का यहाँ विवाद होता है और उसी का निर्धारण जो है मजिस्ट्रेट करता है। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट धारा 146 के अधीन विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 146 के अंतर्गत प्रावधान यह है कि विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने और उस पर जो है रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति है मजिस्ट्रेट के पास। कब, जबकि 145 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के बाद किसी समय मजिस्ट्रेट जो है मामले को आपातिक समझता है या वह आवश्यक समझता है, तो वहां पर उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकता है या उसकी रिसीवर नियुक्त कर सकता है उसके लिए। नेक्स्ट है, भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवादों के समाधान के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की किस धारा के अधीन आदेश जारी कर सकता है। तो आदेश 147। अब 145 और 147 इन दोनों के बीच में आपको माइनर सा जो अंतर है उसको समझना होगा। अगर यहाँ पर उपयोग से संबंधित अधिकार की बात कर रहा है तो 147 लागू हो जाएगा। भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित कोई विवाद है और 145 के अंतर्गत भूमि या जल से संबंधित विवाद है और उससे प्रशांति भंग होने की संभावना है, तो यही एक माइनर सा अंतर है। इन दोनों ही जो धाराएं हैं उनमें आपको यह उपयोग शब्द को पकड़ लेंगे तो प्रश्न आसानी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस का निवारक कार्य यह किस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। तो पुलिस के निवारक के कार्य के बारे में यहाँ पर अध्याय पूछा गया है सीआरपीसी की किस अध्याय में है। तो ऐसा जो कार्य है यह दिया गया है अध्याय 11 के अंतर्गत। अब अध्याय 11 जो है यह कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है इसको भी देखना है कि अध्याय 11 का जो विस्तार है यह धारा 149 से लेकर के 153 तक के अंतर्गत इसका विस्तार है और इसमें पुलिस के निवारक कार्य से तात्पर्य है कि पुलिस जो है वह अपराध को होने से रोकने के जो कार्य है वह कब कर सकती है, तो इसी के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। इसके साथ साथ अध्याय 10 को देखेंगे तो इसमें जो है लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने संबंधी प्रावधान है जो कि धारा 129 से लेकर 148 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि अभी हम पिछले प्रश्नों में उसको देखे हैं। इसके अलावा अध्याय 12 के अंतर्गत पुलिस को सूचना अर्थात एफआईआर संबंधी और इन्वेस्टिगेशन संबंधी प्रावधान दिया गया है और अध्याय 13 के अंतर्गत जांच और विचारण का जो स्थान होगा वह क्या होगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करने का कर्तव्य यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो अभी हमने अध्याय देखा तो अध्याय 11 के अंतर्गत था और यहाँ पर पूछ रहा है कि
संज्ञेय अपराधों का निवारण। तो यह अपराध जो है आपको ध्यान रखना है, एक संज्ञेय अपराध है। इसका होना रोकने के लिए 149 के अंतर्गत जो पुलिस है वह उसका कर्तव्य बताया गया है, और उसमें कर्तव्य क्या है कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य से उसको किए जाने से रोकेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो विकल्प देखते हैं कि पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण निवारण करना, इसके बारे में प्रावधान 149 में है, यह सुमेलित है। दूसरा है कि संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की सूचना, तो परिकल्पना की सूचना के बारे में जो प्रावधान है यह धारा 150 के अंतर्गत है, यह भी सुमेलित है। तीसरा है संज्ञेय अपराध का रोकने के लिए गिरफ्तारी, अर्थात अगर संज्ञेय अपराध की संभावना है तो उसको रोकने के लिए 151 के तहत जो है यह पुलिस क्या होती करती है कि वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, यह भी सुमेलित है। चौथा है कि बाटों और मापों का निरीक्षण, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है यह धारा 153 के अंतर्गत ही दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो चारों विकल्प हैं ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, बाटों और मापों का निरीक्षण ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसके बारे में प्रावधान जैसे कि हमने देखा कि धारा 153 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें जो है पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, अगर उसको यह विश्वास है कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत किसी स्थान पर अपराध से संबंधित कोई बाट या माप या खोटे बाट या माप उपलब्ध हैं, तो वो उनका इन्वेस्टिगेशन या निरीक्षण कर सकता है या उसकी तलाशी ले सकता है, और ऐसी तलाशी जो है वह वारंट के बिना वहाँ पर लेने के लिए उस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की किस धारा में एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट की संविधिक परिभाषा दी गई है? एक बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो एफआईआर की परिभाषा जो है आईपीसी में कहीं नहीं दी गई है। 154 के अंतर्गत यह बताया गया है कि एफआईआर जो है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट यह दी जा सकती है, अर्थात एफआईआर जो है वह दी जाएगी किस प्रकार के मामले में? तो इसके संदर्भ में यहाँ पर कौन सी बातें सही है? तो केवल अजमानती और संज्ञेय अपराध, तो अजमानती संबंधी वहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो यह गलत है। दूसरा है कि किसी भी अपराध, तो किसी भी अपराध नहीं है बल्कि केवल और केवल संज्ञेय अपराध है, तो केवल संज्ञेय अपराध के बारे में जो सूचना है वह दी जाती है, तो दूसरा भी गलत है। केवल संज्ञेय अपराध के मामले में यह दी जाती है, यही सही है। केवल लिखित नहीं होती बल्कि यह लिखित रूप में भी दी जा सकती है और मौखिक रूप में भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है, एफआईआर निम्नलिखित धारा के अंतर्गत लेखबद्ध की जाती है, तो जैसा कि हमने देखा धारा 154 के अंतर्गत जो है एफआईआर लिखी जाती है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक सूचना यह हस्तलिखित की जाएगी, किसके द्वारा? तो एफआईआर जो है वह किसके द्वारा लेखबद्ध की जाती हस्ताक्षरित की जाती है? तो अगर जो है एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट जो संज्ञेय अपराध से संबंधित है वह पुलिस को दी जाती है, वहां पर थाने के भार साधक अधिकारी को, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखित रूप में, तो ऐसी स्थिति में वह उसको लेखबद्ध करेगा, और लेखबद्ध करने के बाद जो सूचना देने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें गलत उत्तर पूछा है कि कौन सा गलत है। तो पहला है, किसी संज्ञेय अपराध के संदर्भ में सूचना होती है, तो ये एफआईआर के बारे में ये पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो यह जो है संज्ञेय अपराध में सूचना होती है, यह सही है। सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है, यह भी सही है। सूचना समय के अनुसार प्रथम होनी चाहिए, तो यह भी सही है, और हमसे गलत पूछ रहा है। यह सदैव लिखित होनी चाहिए, तो यही गलत है क्योंकि यह लिखित ही नहीं जरूरी है, यह मौखिक रूप से भी दी जा सकती है। अगर जब मौखिक रूप से दी जाती है तो थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं या अपने किसी जूनियर जूनियर जो उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी हैं उनसे जो है वह अपने निदेशाधीन उसको लिखबद्ध कराता है। नेक्स्ट है, यदि धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत कोई अपराध किया गया तो इसकी सूचना महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत अभिलिखित की जाएगी? अब यह जो प्रावधान है यह 2013 में जोड़ा गया है, और 154 जो है का खंड 1 के परंतु के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर कोई महिला है जिसके साथ आईपीसी की धारा 376 अर्थात रेप जैसी घटना घटित हुई है, या 326 ए बी, या 354 जो उत्पीड़न से संबंधित है या लज्जा भंग से संबंधित जो भी है, इस प्रकार का अगर कोई अपराध घटित होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो उसकी सूचना जो है वह महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लिखा जाएगा। ऐसा जो प्रावधान है धारा 154 के अंतर्गत ही दे दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत अपराध की सूचना किसी स्त्री के द्वारा दिए जाने पर अभिलिखित की जाएगी। तो वही जो सामने देखा कि 154 के
खंड 1 के परंतु के अंतर्गत जो 2013 में जोड़ा गया है, उसमें यह बताया गया कि अगर किसी महिला के साथ धारा 376, 354, 354 ए, बी, सी, डी या 376 ए, बी, सी, डी, ई या 326 ए, बी इस तरह से या 509 के अंतर्गत किसी तरह का कोई अपराध होता है, तो उसकी सूचना अगर महिला के द्वारा दी जाती है, तो उसको कोई महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना कौन दे सकता है? तो संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना यह पीड़ित के द्वारा, पीड़ित व्यक्ति के आश्रित के द्वारा अर्थात उसके बच्चों के द्वारा या उत्तराधिकारियों के द्वारा या उसके संबंधी अर्थात उसके नातेदार रिश्तेदार के द्वारा, इनमें से किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसी अपराध की जो सूचना है वह दी जा सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन अर्थात इसका एफआईआर है, एक पत्र के द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है, यह सही है। टेलीफोन द्वारा भी किया जा सकता है, यह भी सही है। और इसके बाद जो है तीसरा है असंज्ञेय मामलों के कारित करने के से संबंधित एक सूचना चाहे वह मौखिक हो या लिखित जो थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाती है वह प्रथम सूचना रिपोर्ट कहलाती है। तो यह जो है असत्य है क्योंकि असंज्ञेय अपराध में नहीं हो दी जाती एफआईआर। एफआईआर हमेशा संज्ञेय अपराध में होता है जैसा कि धारा 154 के अंतर्गत बताया गया है। और चौथा है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन की एक कॉपी निःशुल्क जो है वहां पर सूचनादाता को दी जाएगी, यह भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीसरा है वही सही नहीं है। नेक्स्ट है संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तिला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, इसको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है सभी प्रश्नों में कि हाँ या नहीं किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला है वह थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से दी जा सकती है। तो यह जो है बिल्कुल सही है क्योंकि यह मौखिक या लिखित ये दोनों रूपों में दी जा सकती है। दूसरा है कि वह थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा या उसके निर्देशों के अधीन लेखबद्ध की जाती है, तो यह भी सही है। और इसके बाद जो है तीसरा विकल्प है कि सूचना लेखबद्ध किए जाने के बाद सूचना देने वाले के हस्ताक्षर उस पर कराए जाते हैं अर्थात उस पर जो सूचना दाता है उसका सिग्नेचर होता है, यह भी सही है। और चौथा है कि सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को निःशुल्क नहीं दी जाएगी, तो यही गलत है क्योंकि धारा 154 का जो दूसरा खंड है वह यह स्पष्ट करता है कि जो एफआईआर की कॉपी है वह सूचनादाता को तत्काल और निःशुल्क दे दी जाती है। तो यह ऐसा चैप्टर है चूंकि धारा है और यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि सारे जो प्रश्न हैं उसको उसी रूप में हम शामिल करें ताकि आपसे कई बार जो क्वेश्चन है आप अलग अलग रूप में उनको अगर सॉल्व कर लेंगे तो जो गलती है उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला है प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध होने की सूचना मात्र है, यह बिल्कुल सही है, यह केवल एक सूचना होती है और इसी सूचना के आधार पर उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर इसको विचारण की नींव भी कहा जाता है एफआईआर को। और दूसरा कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है, तो दूसरा कथन गलत है क्योंकि सारभूत साक्ष्य नहीं होता है। सारभूत साक्ष्य वह होता है जिस अकेले के आधार पर न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध ठहरा सकता है, उसको सारभूत साक्ष्य कहते हैं। जबकि जो एफआईआर होती है वह सारभूत साक्ष्य नहीं है बल्कि विचारण के दौरान इसका किसी कथन के खंडन के लिए संपोषण के लिए एक संपोषक साक्ष्य के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला सही है लेकिन दूसरा जो कथन है वह गलत है। नेक्स्ट है एफआईआर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह एक ठोस सबूत नहीं है, यही कथन सही है। प्राथमिक सबूत है, दस्तावेजी है, तो यह जो है यह सबूत नहीं है बल्कि यह एक क्या होता है संपोषक साक्ष्य होता है, ठोस सबूत नहीं होता है कोई। तो पहला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद या लीडिंग केस है? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस एफआईआर के संदर्भ में एक लीडिंग केस है। आप जब मेंस को लिखेंगे हम से जब आप क्लास करेंगे और मेंस के संदर्भ में इससे जब हम आंसर राइटिंग आपको कराएंगे तो इसमें जो पूरी बातें हैं उसको हम स्पष्ट करेंगे क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है गाइडलाइन जारी किया गया था कि एफआईआर दर्ज करते समय या कराते समय पुलिस को किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, वहाँ पर जो सूचनादाता है उसके क्या-क्या अधिकार होते हैं, ये सारी बातों को जो है इसमें स्पष्ट किया गया था इस केस में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर इसकी कॉपी आप ऑनलाइन जो है अपलोड करने का निर्देश दिया? यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ का केस है। यह महत्वपूर्ण केस है और इसमें कहा गया कि अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो उसके लिखे जाने से 24 घंटे के भीतर इसकी जो कॉपी है वो ऑनलाइन अपलोड कर दी जानी चाहिए।
नेक्स्ट है, एक असंज्ञेय अपराध की सूचना और अन्वेषण संबंधित जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के जो है कैसे लेखबद्ध किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। और इसका अन्वेषण कैसे होगा, यह 156 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन असंज्ञेय मामले में यहाँ पर दोनों ही बातें बता दी गई हैं कि कैसे वह सूचना लेखबद्ध की जाएगी और दूसरा उसका इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण कैसे होगा। तो दोनों ही जो बातें हैं ये 155 के अंतर्गत बता दी गई हैं। नेक्स्ट है, क के द्वारा एक असंज्ञेय अपराध की सूचना देने पर थाना प्रभारी ने उसका सारांश किया। तत्पश्चात उसने निम्न कार्यवाही की। तो थाना प्रभारी का कौन सा कार्य विधि सम्मत या विधिपूर्ण था। तो असंज्ञेय अपराध में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस अधिकारी के द्वारा तब तक नहीं किया जाता जब तक कि जो उस मामले का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट को के द्वारा आदेश न दे दिया जाए। तो यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो वह उसका सारांश लिखता है। वह उसी रूप में नहीं लिखेगा बल्कि उसको सारांश के रूप में लिखेगा। उसके बाद वह क्या करता है कि जो सूचना दाता है उसको सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए निर्देश देता है या जाने के लिए निर्देश देता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। उसके बाद जब वो मजिस्ट्रेट आदेश देगा तब वो जो है यह जो पुलिस अधिकारी है मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। तो वही बात यहाँ पर ये बताई गई है धारा 155 पहले खंड के अंतर्गत। तो असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो वह उसको पुस्तक में अभिलिखित करेगा और सूचना दाता को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है, असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण की अनुमति दी जा सकती है। तो असंज्ञेय अपराध के अन्वेषण की अनुमति किस प्रकार से दी जा सकती है, किसके द्वारा दी जा सकती है। तो उस अपराध का विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाला या उस अपराध का विचारण करने में सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है असंज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन की अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी के अधीन अन्वेषण की नींव निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो एफआईआर जो होती है वह अन्वेषण की नींव होती है और इसी के आधार पर जो है विचारण होता है। उसी के आधार पर सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं फिर उसी आधार पर आगे विचारण किया जाता है और उसी आधार पर जो है दोष सिद्धि या दोष मुक्ति की जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अगर एक अपराध संज्ञेय है और दूसरा असंज्ञेय है तो उस मामले को क्या समझा जाएगा। तो यहाँ पर मामला से क्या तात्पर्य है, एक मामला है ये, जैसे किसी व्यक्ति को मारा जा रहा है या उसकी पिटाई की जा रही है, उसमें जो है उसको डंडे से पीटा गया तो एक तरह से घोर उपहत्या का मामला हो गया। बाकी उसकी कोई बहुत मामूली सी चीज है तुच्छ टाइप की, जो कि आईपीसी धारा 95 के अंतर्गत आती है, उसको चुरा लिया गया या इसी तरह का कोई अन्य कार्य किया गया जो कि असंज्ञेय है, उसको गाली दी गई, उसको जो है मानहानि किया गया, इस टाइप के बहुत सारे कार्य किए गए लेकिन उसी में से एक कार्य इतना था कि उसको डंडे से पीटा गया। तो यहाँ पर जो बाकी कार्य थे वह सभी क्या हैं, असंज्ञेय हैं, लेकिन एक अपराध जो है संज्ञेय है। तो इस पूरे मामले को क्या समझा जाएगा, इसके आधार पर समझा जाएगा जो कि डंडे से पीटा गया था, संज्ञेय। इसलिए जो है इस पूरे मामले को संज्ञेय मामला समझा जाएगा। तो ऐसा जो प्रावधान है यह कहाँ दिया गया है, तो धारा 155 का जो चौथा खंड है इसी के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। तो वही बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है धारा 154 के अनुसार, यदि किसी मामले में संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध दोनों ही शामिल हैं तो ऐसे मामले को संज्ञेय मामला समझा जाएगा, चाहे उसमें केवल एक ही अपराध संज्ञेय हो और अन्य जो है असंज्ञेय हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी संज्ञेय मामले में अन्वेषण कर सकता है। तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी जो है अन्वेषण किया जा सकता है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के द्वारा, और वो भी कब, जबकि मामला जो है संज्ञेय हो, असंज्ञेय मामले में नहीं बल्कि संज्ञेय मामले में अन्वेषण किया जा सकता है। क्योंकि असंज्ञेय मामले में हमने देखा था 155 के अंतर्गत कि वहां पर अन्वेषण जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं किया जा सकता। इसके बारे में जो प्रावधान है वो 156 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की शक्ति है। तो अर्थात किसी अपराध की इन्वेस्टिगेशन करने की जो शक्ति है वह एक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। किस धारा के अंतर्गत, धारा 156 खंड 3 के अंतर्गत। अब हम आगे देखेंगे कि 156 खंड 3 के अंतर्गत ऐसा जो मजिस्ट्रेट होगा वह किस प्रकार से देगा। तो अगर वह मजिस्ट्रेट धारा 190 के अधीन उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सक्षम है तभी वह जो है उस मामले की
आगे इन्वेस्टिगेशन करने या अन्वेषण करने या विवेचना करने की पुलिस को जो है यहाँ पर आदेश दे सकता है। यहाँ पर जांच लिखा गया है, खाली ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो जांच नाम से ही पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर अन्वेषण होना चाहिए, क्योंकि जांच जो है एक न्यायिक कार्यवाही है और उसको न्यायालय या मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, जबकि अन्वेषण जो है यह पुलिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 157 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि अगर जो पुलिस अधिकारी है जिसको सूचना प्राप्त होती है या संदेह है कि कोई अपराध किया गया है, जिसका अन्वेषण करने के लिए वह जो है सक्षम है धारा 156 के अंतर्गत, अर्थात वह जो है संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति में वह जो पुलिस अधिकारी है उस मामले की रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा, और ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए जो सक्षम मजिस्ट्रेट होंगे उनको जो है वह जो है वो भेजा जाता है प्रतिलिपि। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता के द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर उसको कौन लेखबद्ध करेगा? तो वह जो है किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी, अगर महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो उसको जो है महिला अधिकारी के द्वारा उसको लेखबद्ध किया जाएगा। यह प्रावधान 2008 में जोड़ा गया है, और कहाँ पर जोड़ा गया है? तो यह जो है 157 के खंड 1 के अंतर्गत परंतुक को जोड़कर दूसरा जो परंतुक है उसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 159 के तहत मजिस्ट्रेट को शक्ति प्राप्त है। तो धारा 159 के अंतर्गत अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति होती है। तो प्रारंभिक जांच और दूसरा जो है अन्वेषण। तो प्रारंभिक जांच क्या है? धारण करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट को तैनात कर सकता है जो कि उसके अधीनस्थ हो, अर्थात एक मजिस्ट्रेट है वह अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को आदेश दे सकता है कि उस मामले की वह जांच करे, या पुलिस को अन्वेषण करने के लिए वह निर्देश दे सकता है। ये दोनों ही कार्य वहां पर किए जा सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि 159 के अंतर्गत अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति से संबंधित है यह धारा, और इसके अनुसार मजिस्ट्रेट रिपोर्ट प्राप्त होने पर अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, पहली बात, या यदि वह ठीक समझे तो प्रारंभिक जांच करने के लिए अपने अधीनस्थ जो मजिस्ट्रेट है उसको नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति यह सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? यह महत्वपूर्ण धारा है, धारा 160 से लेकर 163 तक, यह बिल्कुल क्रम से है क्योंकि यहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्य किया जाता है। तो 160 के अंतर्गत जो है कोई पुलिस अधिकारी है वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित किसी व्यक्ति को अपने समक्ष वहां पर उपस्थित होने के लिए आदेश दे सकता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। पहला वो है कि जो 15 वर्ष से कम है, दूसरा वह है जो 65 वर्ष से कम अधिक है, और तीसरा जो है स्त्री है, और चौथा है कि मानसिक या शारीरिक रूप से वह असमर्थ है। तो यह 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको जो है कोई पुलिस अधिकारी अपने समक्ष वह हाजिर होने के लिए आदेश नहीं दे सकता है, भले वह तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो जो पुलिस अधिकारी उस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसी के द्वारा जो है साक्षी के रूप में किसी व्यक्ति को अपने समक्ष बुलाने का आदेश दिया जाता है धारा 160 के तहत। नेक्स्ट है, संहिता की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा जो मामले का अन्वेषण कर रहा है हाजिर होने की लिखित आदेश के द्वारा अपेक्षा की जा सकती है। तो यहाँ पर पहली बात, प्रश्न में ही कुछ बातों को आप देख लीजिए। 160 के अंतर्गत साक्षी को बुलाया जाता है, और किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। किस पुलिस अधिकारी के द्वारा? जो मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब जो ऐसा बुलाया जाएगा तो उसको लिखित आदेश के द्वारा ही बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। अब आते हैं विकल्प पर। तो एक पुलिस अधिकारी को अपने समक्ष जो 15 साल से कम उम्र के गवाह को उपस्थित करने की शक्ति है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि 15 साल से कम आयु के व्यक्ति को वह अपने समक्ष नहीं बुला सकता है, जैसा कि ऊपर हमने देखा 4 प्रकार के व्यक्तियों में। दूसरा है कि एक महिला को बुलाने की शक्ति है, तो यह भी गलत है क्योंकि महिला को भी नहीं बुलाया सकता। एक पुलिस अधिकारी को 65 साल से अधिक आयु के गवाह को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की शक्ति है, तो यह भी गलत है। और चौथा है कि एक पुलिस अधिकारी को मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को हाजिर करने की या बुलाने की शक्ति नहीं है, तो यही जो कथन है यह सही है कि उसको वो बुलाने की शक्ति नहीं है।
नेक्स्ट है सीआरपीसी की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन को अभिलिखित करता है। तो गवाह के कथन को अभिलिखित करता है, जैसा कि आप ने देखा कि वह जो है 160 के अंतर्गत किसी साक्षी या गवाह को बुलाता है, 161 के अंतर्गत उसकी परीक्षा करता है और 161 के अंतर्गत ही जो तीसरा खंड है इसमें स्पष्ट बताया गया है कि वह जो है उसकी परीक्षा करेगा और परीक्षा के दौरान अगर वह कोई कथन करता है तो उसको लेखबद्ध किया जा सकता है। और 62 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि अगर ऐसा कथन लेखबद्ध किया गया है तो वहां पर जो साक्षी है या जो कथन करने वाला व्यक्ति है वह हस्ताक्षर नहीं करेगा और ऐसे कथन का किसी भी प्रकार से जांच या विचारण में कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन सीआरपीसी के अंतर्गत 162 में यही बताया गया है कि उस कथन का प्रयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत उसके साक्षी के पूर्व कथनों का खंडन करने के लिए या धारा 32 के तहत उस कथन का प्रयोग मृत्युकालिक कथन के रूप में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा। तो जैसा कि हमने धारा 160 का पहला जो खंड है उसी के अंतर्गत देखा कि 15 वर्ष से अधिक कम, 65 वर्ष से अधिक, महिला और शारीरिक या मानसिक रूप से निर्योग्य व्यक्ति, ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको पुलिस अधिकारी के द्वारा थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 161 के अधीन साक्षी को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपराध होगा। तो 161 के अंतर्गत अगर किसी साक्षी से कोई प्रश्न पूछा जाता है जो जिसे कि 160 के तहत बुलाया गया है और वह उस प्रश्न का उत्तर देने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में वह जो साक्षी है वह आईपीसी की धारा 179 के तहत जो है अपराध करता है। और 179 आईपीसी भारतीय दंड संहिता उसके तहत जो है इसको सजा कितनी दी जा सकती है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना कितना, 1000 वन के या 1000 रुपए तक का जुर्माना। नेक्स्ट है कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो उसकी हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति कहाँ दी गई है। तो वही धारा 160 का पहला खंड। नेक्स्ट है सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस के द्वारा कथन कब अभिलिखित किया जाता है। तो 160 से लेके 163 तक जो भी बातें हैं जो पुलिस के संदर्भ में हैं, साक्षी को बुलाना, उसके परीक्षा करना, उससे प्रश्न पूछना, उसको अभिलिखित करना, ये सब कार्य जो है वह विवेचना के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान या अन्वेषण के दौरान ही जो है किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 161 खंड 2 के अधीन एक व्यक्ति संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखता है उन प्रश्नों जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप में डालने की आशंका रखती है। अर्थात एक ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अगर वह उसका उत्तर देता है तो वह उसमें जो है अपराध में फंस सकता है। तो ऐसे मामले में उसको बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह उसका उत्तर दे। यह जो प्रावधान है या यह जो निर्णय है यह नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी के केस में दिया गया। तो यह कहा गया कि 162 के दूसरे खंड के तहत जो उससे प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है अन्वेषण के दौरान धारा 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस के द्वारा जो लिपिबद्ध कथन है उनका क्या प्रयोग होगा। तो 161 के अंतर्गत ही यह बता दिया गया है कि जो कि 162 के अंतर्गत यह बताया गया है कि 161 के तहत जब साक्षी की परीक्षा होती है और उससे कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसको लेखबद्ध किया जाता है तो एक ऐसे जो कथन का प्रयोग है वह जांच या विचारण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर अ, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि उसका जो परंतुक है धारा 162 खंड 1 का जो परंतुक है उसमें जो है ये इसमें विकल्प देखते हैं विचारण के दौरान किसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता तो यह गलत है। केवल साक्षी की संपुष्टि के लिए प्रयोग किया जा सकता है तो यह भी गलत है क्योंकि संपुष्टि के लिए उसका प्रयोग नहीं होता बल्कि खंडन के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा ही सही होगा कि साक्षी की साक्ष्य में विरोधाभास साबित करने हेतु उसको प्रयोग किया जा सकता है जिसे सामान्य भाषा में खंडन कहते हैं। उसके साक्ष्य का या उसके कथन का खंडन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 145 के तहत। और दूसरा जो प्रयोग उसका हो सकता है एविडेंस एक्ट की धारा 32 के तहत मृत्युकालिक कथन के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान कहाँ दिया गया है तो एविडेंस एक्ट सीआरपीसी की धारा 162 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है
सीआरपीसी की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसको हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो यह जो है धारा 162 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि न तो उस पे हस्ताक्षर किया जाएगा और न ही उसको जांच या विचारण में इसका प्रयोग किया जाएगा। अब 163 को अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत यह दिया गया है कि इस प्रकार का जो कथन है, जो कि 160 के तहत साक्षी को बुलाया जाता है, 61 के दौरान उसकी परीक्षा की जाती है, तो वहाँ पर उसको कथन करने के लिए किसी तरह का कोई न तो प्रेरणा, धमकी या वचन ये सब कुछ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संस्वीकृति किसके द्वारा अभिलिखित की जाती है? तो संस्वीकृति जो है वह मेट्रोपॉलिटन अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में उसको अधिकारिता हो या न हो, जबकि वह जो है पुलिस के द्वारा पकड़ करके वह अन्वेषण के दौरान वहां पर हाजिर होता है या उसको लाया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष, तब जो है उसकी जो है परीक्षा होती है। अब यहाँ पर आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बनता है कि 164 के तहत पहली बात संस्वीकृति अभिलिखित की जाती है, दूसरी बात आपको मजिस्ट्रेट के नाम याद रखना है कि जो मजिस्ट्रेट कौन से होंगे, और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि विचारण विचारण के दौरान ऐसी संस्वीकृति लिखी जाती है या इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो अन्वेषण के दौरान ऐसी संस्वीकृति लिखी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर 250 एमसीक्यूज को 5 वीडियो के माध्यम से सॉल्व किया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम आगे के जो प्रश्न हैं इसी तरह से हम क्रम से सॉल्व करते रहेंगे और आपको ये कंप्लीट जो सीआरपीसी है उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वो भी पूरा हो जाएगा। तो आप जो है लगातार चैनल पर बने रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर भी कीजिए। साथ में ही अगर हो सके तो आप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।